देगा। रांझना फिल्म आपने देखा होगा, रांझना फिल्म देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आज का होमवर्क है रांझना फिल्म जाकर के देख लीजिएगा। बिग पीसीआर, बी से हो गया बैंक, आई से हो गया इन्वेस्टर, जी से हो गया गवर्नमेंट, पी से हो गया आपका पब्लिक, सी से हो गया कंज्यूमर और आर से हो गया रिसर्चर। राम यू आर चैम, आई एम रिकॉर्डिंग क्लास इन समर इन एसी। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम टू विजन सीए ई लर्निंग। तो चलिए, आपका सिलेबस डिस्कशन तो हो गया था। टोटल वी हैव 13 चैप्टर इन क्लास 11th। ठीक है, हम बारी बारी से चैप्टर 1 से हम पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है ना। पूरा चैप्टर 13 की 13वीं निकाल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज हम शुरू करते हैं थ्योरी चैप्टर 1 ना। चैप्टर 1 है ये अपना, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि टोटल जो थ्योरी का क्वेश्चन आता है वो 12 नंबर का आता है। पार्ट ए में से 12 नंबर का क्वेश्चन आता है। 12 नंबर का पूछना है, जिसमें से 8 नंबर का आप समझिए कि चैप्टर 1 से ही आ जाएगा। तो चैप्टर 1 में जो आपको टॉपिक पढ़ना है, टोटल 14 टॉपिक आपको चैप्टर 1 में पढ़ना है। ठीक, टोटल कॉन्सेप्ट बताऊंगा, 14 के 14 कौन जो टॉपिक है उन सारे के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। कोई भी कभी भी कुछ भी पूछेगा आप उसका जवाब दे पाएंगे। उसके साथ ही जो भी पॉइंट वाइज वाले क्वेश्चंस होंगे, जिसके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है और जिसके पॉइंट्स लिखने होते हैं, वो आपको मैं बाय हार्ट याद करवाऊंगा। मैं आपको बाय हार्ट याद करवाऊंगा। इट मीन्स कि आपको घर पे बैठ के याद करने के, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। आपका लॉजिक भी क्लियर होगा और प्लस उसका जो पॉइंट है वो मैं आपको याद करवा दूंगा निमोनिक के थ्रू या मेमोरी टेक्निक के थ्रू। तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो कौन सा टॉपिक पढ़ना है सो देखते हैं। पहले तो सिस्टम ऑफ अकाउंट्स पढ़ना है, टाइप ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पढ़ना है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, रोल ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग आर्ट्स है या साइंस है ये पढ़ना है, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट्स, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, उसका डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग और यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। टोटल ये 14 टॉपिक है जो आपको पढ़ने हैं आज की क्लास में। ये चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग चैप्टर 1, इसकी 2 क्लासेस में लेने वाला हूँ। एक आज होगा, एक नेक्स्ट क्लास आएगा। तो आज की क्लास में ये 14 के 14 जो टॉपिक है ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 14 ही टॉपिक आपको कॉन्सेप्चुअली भी क्लियर होने चाहिए और इसमें जो पॉइंट्स हैं वो भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है। वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए कि कैसे याद करवाना है आपको। आपको याद रहेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है उसमें मैं आपको 5 टॉपिक कराने वाला हूँ इसमें से। तो जो ये 14 टॉपिक तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें से 5 टॉपिक है। वो है कौन सा कि अकाउंटिंग आर्ट्स है या साइंस, एक तो ये। दूसरा, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तीसरा, यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। चौथा, क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। पांचवा, कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट्स, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। ये 5 आज मैं कराने वाला हूँ। इसके पॉइंट्स आज मैं याद कराने वाला हूँ। कॉन्सेप्चुअल आपको आज क्लियर कर दूंगा इन टॉपिक के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट वाला हमारा लेक्चर आएगा उसमें बाद बाकी के टॉपिक्स हम कॉन्सेप्चुअली क्लियर करेंगे और पॉइंट्स याद करेंगे। आप टेंशन मत लीजिए, आपको सिर्फ फोकस यहाँ क्लास पे करना है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, आज का ये लेक्चर चैप्टर 1। बिल्कुल टू बी फोकस्ड, आप बिल्कुल यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इधर उधर अब मत सोचिए, बस आप पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम अपना 5 टॉपिक याद करने से पहले या 5 टॉपिक पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटेंसी क्या होता है और अकाउंट क्या होता है। इनका डेफिनेशन मैं आगे बताऊंगा, लेकिन सिर्फ अभी ओवरव्यू के लिए मैं बता रहा हूँ, एक लेमैन लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंट्स क्या है और अकाउंटेंसी क्या है। सबसे पहले तो मिसकॉन्सेप्शन ये हटा दीजिए कि ये तीनों एक ही चीज़ होता है। अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी और अकाउंट्स तीनों अलग अलग चीज़ होते हैं। अकाउंटिंग एक मेथड होता है, एक प्रोसेस होता है, ठीक है ना। अकाउंट्स एक सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट का मतलब समझते ना, जैसे ग्लास, बुक, कोई आदमी,
जिसके बारे में कुछ कहा जाए, टू whom वी आर टॉकिंग अबाउट। तो अकाउंट्स एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है। जैसे कंप्यूटर, अगर कंप्यूटर के बारे में बात किया जा रहा है तो इट मीन्स कि ये कंप्यूटर सब्जेक्ट है। मोबाइल के बारे में बात किया जा रहा है तो मोबाइल एक सब्जेक्ट है। वैसे ही अकाउंट सब्जेक्ट होता है, ठीक है। अकाउंटिंग एक मेथड होता है और अकाउंटेंसी इज द ब्रॉड टर्म। अकाउंटेंसी इज अ ब्रॉड टर्म। अकाउंटेंसी क्या होता है? एक लैंग्वेज होता है। जो भी हम अकाउंट्स और अकाउंटिंग कर रहे हैं वो सारा का सारा अकाउंटेंसी के अंदर में कर रहे हैं। अकाउंटेंसी इज अ लैंग्वेज, यानी अकाउंटेंसी ही पूरा नॉलेज है। जो ज्ञान है वो अकाउंटेंसी का हम लेते हैं, अकाउंटेंसी का हम ज्ञान लेते हैं। और अकाउंट के बारे में अगर कुछ हमें लिखना होता है या कुछ करना होता है तो हम अकाउंटिंग मेथड के जरिए उस चीज़ को करते हैं। समझ में आया? सिंपल सा बात है कि जो हम अपना सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हैं वो अकाउंट्स है, क्योंकि हम अकाउंट्स के बारे में बात करेंगे। जो हम नॉलेज गेन करेंगे, जो हम नॉलेज गेन करेंगे वो हमारा अकाउंटेंसी होगा। और उस नॉलेज को गेन करने के बाद, उस नॉलेज को गेन करने के बाद जब हम उसको प्रोसेस में लाएंगे, जब हम उसको एक्शन में लाएंगे और जब हम इंट्रीज करेंगे, जब हम प्रक्रिया करेंगे, जब हम किसी का अकाउंट मेंटेन करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, जर्नल एंट्री करेंगे, तो वो जो भी प्रोसेस होगा वो अकाउंटिंग का प्रोसेस होगा, ठीक है। राम मोहन सोहन वो सब्जेक्ट हो गया। अब उसके बारे में हम कोई लेटर लिख रहे हैं तो लेटर लिखने के लिए जो हमें इंग्लिश का ज्ञान, इंग्लिश में लिख रहे हैं या हिंदी में लिख रहे हैं, अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं तो इंग्लिश के लिए हमें सारा ज्ञान पहले लेना पड़ा होगा, ग्रामर सीखना पड़ा होगा, सब कुछ सीखना पड़ा होगा ना, लेटर राइटिंग सीखना पड़ा होगा। तो उस ज्ञान को हम इंग्लिश लैंग्वेज कहेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज कहेंगे, ठीक है। और जब हम उसको लिखेंगे, जब हम लेटर लिख रहे होंगे तो उस प्रोसेस को हम लेटर राइटिंग कहेंगे, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग, अकाउंट्स के भाषा में, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिक। इसको कहीं भी लिखना नहीं है, इसको कहीं अप्लाई नहीं करना है, बस आपके नॉलेज के लिए मैंने आपको ये बता दिया कि अकाउंटेंसी और अकाउंट्स में क्या डिफरेंस होता है। जनरली लोग कंफ्यूज रहते हैं कि अकाउंटिंग किसको कहते हैं, अकाउंटेंसी किसको कहते हैं और अकाउंट किसको कहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब हम अपने चैप्टर 1 के तरफ चलते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, आप लोग कॉल करके ये पूछ रहे थे कि कौन से बुक से आप पढ़ाएंगे सर, नोट्स कैसे मिलेगा मुझे। नोट्स तो हम आपको अब देंगे ही, ठीक है ना, पीडीएफ में नोट्स आपको मिलेगा। लेकिन मैं बुक का जो बुक रेफ़र करूँगा वो बुक होगा सीबीएसई वालों के लिए टीएस गरेवाल जी का। टीएस गरेवाल सर के बुक से आप अकाउंट्स पढ़ेंगे, उसी से मैं पढ़ाऊँगा, क्वेश्चन आंसर जो भी होगा उससे करवाने वाला हूँ। और जो बीएसईबी वाले हैं वो एसके सिंह की बुक ले लेंगे। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक क्या था हमारा? 14 टॉपिक था, उसमें से 5 टॉपिक आज मैं कराने वाला हूँ, जिसमें से 5 टॉपिक आपका ये है। अकाउंट्स आर्ट्स है या साइंस है, अकाउंट्स आर्ट्स है या साइंस है। क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट्स एंड प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, और उसके बाद यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। सबसे पहले हम अभी कवर करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट्स एंड प्रोसेस ऑफ द अकाउंटिंग। यानी ये कहता है कि अकाउंटिंग का आप कैरेक्टरिस्टिक बता दीजिए, एट्रीब्यूट्स बता दीजिए और प्रोसेस बता दीजिए। यानी अकाउंटिंग करने का क्या प्रोसेस होता है। कैरेक्टरिस्टिक मतलब उसके अंदर में, अकाउंटिंग के अंदर में क्या क्या पाया जाता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर पहले देख लीजिए आप क्या है। इसका आंसर है 7 पॉइंट्स, 7 पॉइंट्स आपको लिखने होंगे। पहला पॉइंट हो गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। दूसरा पॉइंट हो गया मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शंस। तीसरा पॉइंट हो गया रिकॉर्डिंग। चौथा पॉइंट हो गया क्लासिफाइंग। पांचवा हो गया समराइजिंग। छठा पॉइंट हो गया एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। और सातवां पॉइंट हो गया कम्युनिकेशन। अब इसके अंदर में क्या क्या, मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या होता है, मेजरिंग क्या होता है, रिकॉर्डिंग क्या होता है, ये सब मैं बताता हूँ। पहले सबको एक्सप्लेन करने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि जो ये 7 पॉइंट हैं, इन 7 पॉइंट को आप याद कर लो, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ये 7 पॉइंट पहले लिखना होगा। तो उस 7 पॉइंट को पहले आप याद कर लो, क्यों ना बाय हार्ट कर लेते हैं।
तो चलते हैं हम इसको याद करने। पहले जब हम याद कर लेंगे उसके बाद इसको हम अपने लैंग्वेज में कैसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं कंसेप्चुअली समझा दूंगा, आप आराम से एक्सप्लेन कर लेना। तो चलिए, इसका एक निमोनिक्स है, निमोनिक है इसका। क्या निमोनिक है? आई एम रिकॉर्डिंग क्लास। मेरे बारे में सोचना कि आई एम रिकॉर्डिंग क्लास इन समर इन एसी। इन समर इन एसी, बड़ा टसन है मेरा, मैं बिना एसी के क्लास रिकॉर्ड नहीं करता। तो आई एम रिकॉर्डिंग क्लास इन समर इन एसी। ठीक है, अब इससे कैसे याद होगा? तो आई से क्या हो जाएगा? आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। एम क्या हो जाएगा? मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन। मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन। आई एम रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग से रिकॉर्डिंग हो गया। आई एम रिकॉर्डिंग क्लास, क्लास से क्लासिफाइंग हो जाएगा। आई एम रिकॉर्डिंग क्लास इन समर, समर से समराइजिंग हो जाएगा। आई एम रिकॉर्डिंग क्लास इन समर इन एसी। ए से हो गया एनालिसिस, सी से हो गया कम्युनिकेशन, सी से हो गया कम्युनिकेशन। तो चलिए रिपीट कीजिएगा, आई एम रिकॉर्डिंग क्लास इन समर इन एसी। ठीक है, अब आते हैं हम कि ये तो हो गया हमारा, हमने ये सातों पॉइंट याद कर लिया। याद हो जाएगा ना? अब कुछ करना है इसमें? कुछ नहीं करना है। आई एम रिकॉर्डिंग क्लास इन समर इन एसी। पहले आपको आई एम से याद नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, पहले रिकॉर्डिंग का रिकॉर्डिंग लिख लीजिए, क्लास का क्लासिफाइंग लिख लीजिए, समर का समराइजिंग लिख लीजिए, ए से एनालिसिस हो गया, सी से कम्युनिकेशन हो गया, आई से उसके बाद याद आ ही जाएगा कि आई से आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है और एम से मेजरिंग होता है। अभी मैं समझाता हूँ कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का क्या मतलब होता है। सबसे पहले तो ये समझिए आप कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन किसको कहते हैं। तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन उन ट्रांजेक्शन को बोलेंगे जिसमें दो चीज़ इंक्लूड होगा। या ठीक है, खिचड़ी बनाने के लिए दाल चाहिए, चावल चाहिए, हल्दी चाहिए, नमक चाहिए, तो सब कुछ मिलेगा तभी तो उसको हम कहेंगे कि ये खिचड़ी है ना? तो उसी तरीके से फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कब बनेगा? जब उसमें दो इंग्रेडिएंट होंगे। बी एम, बी एम, बी से हो गया बिजनेस, एम से हो गया मॉनेटरी। यानी कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन तभी कहलाएगा जब वो बिजनेस से रिलेटेड होगा और उसमें कोई मॉनेटरी टर्म यानी पैसा, मॉनेटरी मतलब होता है पैसा, पैसा इन्वॉल्व होगा। ठीक, देखिएगा, दहेज मिला 10 लाख रुपए का शादी में, दहेज मिला 10 लाख रुपए का शादी में। बताइए इसमें दहेज मिला 10 लाख रुपए शादी में, इसमें क्या बी एम दोनों इंग्रेडिएंट है? नहीं है। बिजनेस का ट्रांजेक्शन ये नहीं है। भले ही इसमें मॉनेटरी है लेकिन बिजनेस का ट्रांजेक्शन नहीं है। तो ये हमारा क्या हुआ? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। तो जब हम एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक या प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग का फर्स्ट पॉइंट जब हम आइडेंटिफाई कर रहे होंगे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जब हम करेंगे तो उस चीज़ में ये पहले ही बाहर हो जाएगा, क्योंकि इसमें बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन ये नहीं है, यानी बी एम में बी नहीं है। ख़त्म हो गया कहानी। दूसरा नंबर में आइए, दहेज के पैसे से दुकान खोला 10 लाख रुपए लगा के। ठीक है, तो भले ही वो पैसा कहीं से आया लेकिन दुकान खोला तो बिजनेस ट्रांजेक्शन हो गया ये, और पैसा इसमें इन्वॉल्व है 10 लाख रुपया, तो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन भी हो गया। तो बी और एम चूंकि दोनों है इसमें, तो इसलिए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इसको हम कहेंगे। इधर बिहार साइड में और यूपी साइड में दो एग्जाम्पल बहुत चलते हैं कि हवा आया लोटा उड़ा, हवा आया लोटा उड़ा, घोड़ा चलते चलते मर गया, घोड़ा चलते चलते मर गया। तो लोग पूछते हैं कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है कि नहीं है। तो भैया हवा आया लोटा उड़ा, तो हवा आया लोटा उड़ा इसका क्या मतलब? ना इसमें बिजनेस का कोई इन्वॉल्वमेंट है, ना इसमें मॉनेटरी इन्वॉल्वमेंट है, तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन तो हो ही नहीं सकता। दूसरा है घोड़ा चलते चलते मर गया, तो भले ही घोड़ा हो सकता है कि वो बिजनेस के अंदर का एसेट्स हो। हम भी, कोई भी अगर धोबी है तो धोबी अपने दुकान को चलाने के लिए गधे को रखता है, तो वो गधे को रखता है, घोड़े को रख लिया। या फिर कोई घोड़े सवार है वो अपने बिजनेस को चलाने के लिए घोड़े को रखता है, तो घोड़ा उसका बिजनेस का एसेट्स हो सकता है। तो इसमें बिजनेस तो इन्वॉल्व है लेकिन क्या मॉनेटरी इन्वॉल्व है? नहीं है। चलते चलते मर गया, पता ही नहीं कितने का था क्या है, तो ये भी बिजनेस का ट्रांजेक्शन नहीं हो सकता। ठीक है,
उसी तरीके से अगला देखिए कि दुकान के लिए फर्नीचर खरीदा 10,000 रुपये का, तो दुकान इन्वॉल्व है, दुकान के लिए खरीदा तो बिजनेस इन्वॉल्व है इसमें और मॉनेटरी भी इन्वॉल्व है, बी और एम दोनों इन्वॉल्व है। तो क्या हो गया आपका फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ये हो गया। अगला है घर के लिए फर्नीचर खरीदा, अगर घर के लिए फर्नीचर खरीदा 10,000 रुपये, 50,000, 1,00,000 रुपये का, फिर भी इसमें दोनों इंग्रेडिएंट नहीं है, यानी एफ और बी और एम इन्वॉल्व नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से हम देख लिए, इस तरीके से हमें समझ में आ गया कि हम आइडेंटिफाई कैसे करें, आइडेंटिफाई ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कैसे करना है हमको, खत्म कहानी। दूसरा पॉइंट में मेजरिंग कैसे करना है, तो वही मेजरिंग है कि कितने रुपए का ये ट्रांजेक्शन है, मेजरिंग करने के लिए बोलता है, तो कितने रुपए का ये ट्रांजेक्शन है। अब तीसरा पॉइंट जो आता है ये कहता है रिकॉर्ड करने के लिए। तो अकाउंटिंग क्या है, एक प्रोसेस है। अब उस प्रोसेस में रिकॉर्ड हमको करना पड़ता है डेली बेसिस में, जो भी ट्रांजेक्शन हम अपने बिजनेस में करते हैं पहले हम उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये बिजनेस का ट्रांजेक्शन है कि नहीं है, या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है कि नहीं है। फिर उसको मेज़र कर लेंगे कि कितने का ट्रांजेक्शन है। फिर उसके बाद उसको हम रिकॉर्ड करेंगे कहीं पे भी, कॉपी पे, किताब पे, या जो भी हमने खाता बही बना रखा होगा वहाँ पे हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद आता है अगला पॉइंट क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग में एक बात बताइए, अगर आपके घर पे पिताजी या माताजी सामान खरीद करके लाते हैं, सब्जी लाते हैं या फिर दाल, चीनी, चावल, चाय पत्ती, दूध वगैरह सब जब लाते हैं, तो क्या आपके माताजी घर के किचन में वैसे ही जा कर के उसको टोकरी में रख देती है? नहीं, वैसे नहीं करती होंगी। वो क्या करते होंगे, चावल को चावल का डब्बे में रखते होंगे, चाय पत्ती को चाय पत्ती के डब्बे में रखा जाता होगा, दूध को फ्रीज में रखा जाता होगा, फल को फ्रीज में रखा जाता होगा, सब्जी को सब्जी के टोकरी में रखा जाता होगा, है ना। तो सबको अलग अलग जगह पे क्लासिफाई किया जाता है। तो उसी तरीके से जो हम रिकॉर्ड करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, उसको हम क्लासिफाई करते हैं अकाउंट के भाषा के हिसाब से। अगर हमें आज परवल की सब्जी बनानी है तो परवल निकाल के लाएंगे टोकरी से, और प्याज निकाल के लाएंगे और उसको एक जगह रखेंगे और तब उसको काटेंगे, तो उसको कहते हैं समराइज़ करना। वैसे ही अकाउंट में भी जो हम रिकॉर्ड करके रखते हैं और उसको अलग अलग जगह क्लासिफाई करते हैं, उसमें से जो चीज़ की आवश्यकता होती है उसको हम इकट्ठा एक जगह पे समराइज़ करते हैं। आगे हम बढ़ेंगे कि कैसे समराइज़ किया जाता है, ठीक है ना। अब जब वो समराइज़ हो जाता है तो उसका एनालिसिस किया जाता है। एनालिसिस बहुत से कारण से किया जाता है। अब एनालिसिस क्यों करते हैं कि अगर हमें मान लो एम्प्लॉयर ये चाहता है कि एम्प्लॉय को बोनस देना है, या एम्प्लॉय को सैलरी देना है, या अगले साल एम्प्लॉय का सैलरी बढ़ाना है, कम करना है, तो वो कैसे करेगा? जब अपने पूरे बिजनेस के ट्रांजेक्शन को देखेगा और वो देख लेगा, समराइज करके उसको इकट्ठा ये पता चल जाएगा कि हमारे कंपनी में प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है, तभी तो उस पर डिसीजन ले पाएगा। तो जब तक उसका एनालिसिस नहीं करेगा तब तक वो कैसे डिसीजन ले पाएगा? तो एनालिसिस करेंगे और बाद में हम उसको कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट किससे करते हैं? तो जो दुकान के मालिक होते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि जो भी दुकानदार होता है, या क्या वो खुद बैठ के अकाउंटिंग करता है? नहीं, वो खुद बैठ के अकाउंटिंग नहीं करता है, किसी अकाउंटेंट को हायर करता है और वो अकाउंटिंग करता है। तो वही अकाउंटेंट जब वो सारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर लेगा, मेजरिंग कर लेगा, रिकॉर्ड करने के बाद, क्लासिफाई करने के बाद समराइज कर लेगा, और समराइज करने के बाद जब उसका एनालिसिस कर लेगा, तो फाइनली जाकर के वो एनालिसिस किससे कम्युनिकेट करेगा? वो कम्युनिकेट करेगा उसके मालिक से, दुकान के मालिक से, ठीक है। इस तरीके से आपका ये टॉपिक जो था कैरेक्टरिस्टिक, एट्रीब्यूट्स और प्रोसेस ऑफ द अकाउंटिंग, वो खत्म हो गया। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग बताइए, या एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग बताइए, या प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग बताइए, तो बस दिमाग में एक मेमोरी टेक्निक सोचना है कि आई एम रिकॉर्डिंग क्लास इन समर इन AC। आई से हो गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, रिपीट कीजिए मेरे साथ। एम से हो गया मेजरिंग ऑफ द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शंस। आई एम रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग से रिकॉर्डिंग हो गया, क्लास से क्लासिफाइंग हो गया, समर से समराइजिंग हो गया, ए से हो गया एनालिसिस, और सी से हो गया कम्युनिकेशन, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे अपने। तो अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा मिलता जुलता क्वेश्चन है, इसलिए इस दोनों को साथ में करवा रहा हूँ और साथ में याद करवा रहा हूँ। मिलता जुलता क्वेश्चन है कि क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। कैरेक्टरिस्टिक देख करके कंफ्यूज नहीं होना है आपको। पहला क्वेश्चन क्या था कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग, ये क्वेश्चन क्या है?
क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग आ गया तो कंफ्यूज होकर के ये वाला आंसर नहीं लिख दीजिएगा, इसका मेमोरी टेक्निक भी मैं आपको दे देता हूँ। अब क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का पहले पॉइंट देख लेते हैं। तो पॉइंट 4 पॉइंट है इसमें। रिलायबिलिटी हो गया, रेलिवेंस हो गया, उसके बाद अंडरस्टैंडेबिलिटी हो गया और कंपेरेबिलिटी हो गया। ठीक है, रिलायबिलिटी हो गया, रेलिवेंस हो गया, कंपेरेबिलिटी हो गया और अंडरस्टैंडेबिलिटी हो गया। ठीक, 4 हो गया। अब इसका मेमोरी टेक्निक कैसे याद रखेंगे? पुराने वाले का क्या था कि आई एम रिकॉर्डिंग क्लास इन समर इन एसी। इसका क्या होगा? राम, भगवान राम को तो आप जानते हैं, तो भगवान राम का क्वालिटी कैरेक्टर कितना अच्छा था, बहुत अच्छा था ना। सब जानते हैं कि भगवान राम का क्वालिटी और कैरेक्टर बहुत अच्छा था। ठीक है, तो इसका मेमोरी टेक्निक इसी से है कि राम यू आर चैम्प, राम यू आर चैम्प, चैंपियन, राम यू आर चैम्प। राम का आर से हो गया रिलायबिलिटी, यू से हो गया अंडरस्टैंडेबिलिटी, आर से हो गया रेलिवेंस और चैम्प के सी से हो गया कंपेरेबिलिटी। राम यू आर चैम्प, राम यू आर चैम्प। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बताइए, तो पहले तो ये 4 पॉइंट लिख देने हैं। इसके बाद जो मैं समझा रहा हूँ उसको अपने लैंग्वेज में, जो मैं अभी समझा रहा हूँ उसको अपने लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो रिलायबिलिटी में क्या होता है? रिलायबिलिटी में कुछ नहीं है। रिलायबिलिटी का मतलब ये होता है कि उसमें हम, रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि हम विश्वास कर सकें, यानी हम जिस इन्फॉर्मेशन पे विश्वास कर सके उसको रिलायबल इन्फॉर्मेशन कहते हैं। तो हम विश्वास किस पे कर सकते हैं? जो कि बायस नहीं हो और उसमें कोई गलती के चांसेस नहीं हो, मटेरियल एरर, बड़ा सा एरर नहीं हो, और जिस पे हम विश्वास कर सके, जो बायस नहीं हो। बायस का क्या मतलब होता है? एक तरफा नहीं हो। ठीक है ना, उसी पे तो हम रिलाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है रेलिवेंस। रेलिवेंस का मतलब होता है कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन है, अगर कोई अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है और यूज़र अगर उसका डिसीजन मेकिंग में इस्तेमाल ही नहीं कर सकता है, तो फिर उसका क्या रेलिवेंस है? कोई रेलिवेंस नहीं है। तो यूजर अगर उसका डिसीजन मेकिंग में, डिसीजन लेने में इस्तेमाल कर सके, तो उसको हम कहते हैं रेलिवेंस, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन कहते हैं। उसके बाद आता है अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी यानी ऐसा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, ऐसा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि उसको आसानी से समझा जा सके, वो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। और चौथा हो गया कंपेरेबिलिटी, यानी ऐसा इन्फॉर्मेशन वो हो जिसको हम दूसरे चीज़ से कंपेयर कर सकें। अब दूसरे चीज़ से कंपेयर कैसे करेंगे? या तो हम पिछले साल में जो इन्फॉर्मेशन, उस वैसा ही इन्फॉर्मेशन जो पिछले साल का था उससे हम कंपेयर कर सके, या फिर किसी दूसरे कंपनी का वही इन्फॉर्मेशन उससे हम कंपेयर कर सके। एक एग्जांपल के लिए लेते हैं, मान लीजिए किसी कंपनी, हमारा जो दुकान है उसमें इस साल इस साल जो है हम एम्प्लॉय को 10,000 रुपया दे रहे हैं और पिछले साल हमने 8,000 रुपया दिया। तो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं ना कि हाँ, पिछले साल हमने 8,000 दिया और इस साल 10,000 दिया। इस साल अगर हमको पता ही ना चले कि एम्प्लॉय को हमने कितना पैसा दिया, तो उसको कंपेयर हम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो वो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन नहीं हुआ। अब मान लीजिए कि इस साल हमारे कंपनी का प्रॉफिट 100 करोड़ रुपया, इस साल हमारे कंपनी का प्रॉफिट 100 करोड़ रुपया हुआ, और जो चीज़ हम बेचते हैं, मान लीजिए हम कंप्यूटर बेचते हैं, कंप्यूटर बेच के हम 100 करोड़ का प्रॉफिट कमाएं, और कोई दूसरा कंपनी है वो कंप्यूटर बेच के 500 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, तो हम इस प्रॉफिट को कंपेयर तो कर सक रहे हैं ना। तो इसको हम कंपेरेबल कहते हैं। ये एक्सटर्नल कंपेरेबिलिटी हो गया, हम एक्सटर्नली इसको कंपेयर कर रहे हैं। और जब हम अपने खुद के इंडस्ट्री में, खुद के फर्म में, हम जब अपने दूसरे पिछले साल से अपने इन्फॉर्मेशन को कंपेयर करते हैं, तो उसको कहते हैं इंटरनल कंपेरेबिलिटी। ठीक है ना। तो ये 2 क्वेश्चन आपका खत्म हो गया, दोनों का मेमोरी टेक्निक याद हो गया होगा। चलिए एक बार रिपीट कर लीजिए दोनों का मेमोरी टेक्निक। पहले का क्या था कि आई एम रिकॉर्डिंग क्लास इन समर इन एसी, और दूसरे का क्या था? राम यू आर चैम्प, राम यू आर चैम्प।
अब राम के साथ ये वाला मेमोरी टेक्निक किसके साथ लगाना है, तो क्वालिटी वाले के साथ, क्वांटिटेटिव वाले के साथ लगाना है, क्वांटिटेटिव वाले के साथ। क्यों क्वांटिटेटिव वाले के साथ लगाना है, क्योंकि राम का क्वालिटी और क्वांटिटेटिव कैरेक्टर अच्छा था। राम का क्वांटिटी और क्वालिटेटिव कैरेक्टर अच्छा था ना, तो चूंकि राम का क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव कैरेक्टर अच्छा था, इसलिए उसके साथ ये वाला लगाएंगे कि राम यू आर चैम्प। और जो डायरेक्टली सीधा सीधा कैरेक्टरिस्टिक या एट्रीब्यूट या फिर प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग पूछेगा, तो उसके साथ हम वो वाला मेमोरी टेक्निक लगा देंगे। कौन सा वाला, तो आई एम रिकॉर्डिंग क्लास इन समर इन एसी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकाउंट्स आर्ट्स है या साइंस है। अकाउंट्स आर्ट्स है या साइंस है। आप तो ये समझ लीजिए कि जो अकाउंटिंग है अपना, जो अकाउंटिंग है ना अपना, वो आर्ट्स भी है और साइंस भी है। आर्ट्स किसको कहते हैं, आर्ट्स किसको कहते हैं, सिंपली मान लो कि कोई मूर्तिकार है, जब वो मूर्ति बनाता है, जो वो मूर्ति बनाता है उसमें क्या करता है, वो पहले भूसा डालता है उसमें, उसके बाद उसके ऊपर मिट्टी रखता है और फिर उसका आँख नाक पैर वगैरह सब बनाता है अच्छे तरीके से। बेसिकली सजाना, किसी चीज़ को सजाने को आर्ट्स कहते हैं, आर्ट कहते हैं ना। बेसिकली किसी चीज़ को अगर हम सजाते हैं तो उसको हम आर्ट कहते हैं, कला कहते हैं। तो हम अकाउंटिंग में भी जो रिकॉर्ड्स होता है ना, जो दिन ब दिन रिकॉर्डिंग हम करते हैं, उसको एक अच्छे तरीके से सजाते हैं, समराइज करते हैं। ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, हम अकाउंटिंग में भी क्या करते हैं, पहले हम रिकॉर्डिंग को अच्छे से रिकॉर्ड करते हैं, डेली बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसको तरीके से क्लासिफाई करते हैं और तरीके से उसको फिर समराइज करते हैं। तो ये भी एक तरीके का कला ही तो है कि जैसे अब ये साइंस कैसे है, तो साइंस कब हम किसी चीज़ को कहते हैं, साइंस हम तब कहते हैं जब उस चीज़ को करने के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज होता है, एक बेसिक प्रिंसिपल होता है। जब किसी चीज़ को करने के लिए ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज की ज़रूरत हो और बेसिक प्रिंसिपल की ज़रूरत हो, तभी उस चीज़ को हम साइंस कह सकते हैं। तो अकाउंटिंग को भी करने के लिए, जब अकाउंटिंग हम करते हैं तो उसमें हमको अकाउंटेंसी का पूरा नॉलेज लेना पड़ता है और उसमें बहुत सारे बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। बिना प्रिंसिपल के आप अकाउंटिंग नहीं कर सकते, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो इसलिए हम इसको साइंस भी कहते हैं। ठीक है ना, तो ये देखिए क्या लिखा है कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट्स एंड साइंस एज वेल। आर्ट्स कैसे है, तो इट इज़ एन आर्ट्स ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। और साइंस कैसे है, तो एनी ऑर्गेनाइज्ड, तो मैंने यहाँ लिख दिया हुआ है कि एनी ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज बेस्ड ऑन द सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल इज साइंस। अकाउंटिंग में भी अकाउंटिंग इज ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, देयरफॉर इट इज अ साइंस। ठीक है ना, तो चलिए हम अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा देखो 5 क्वेश्चन आज कराने वाला था, जिसमें से 2 क्वेश्चन में मोटे मोटे पॉइंट्स थे, एक में 7 पॉइंट था, एक में 4 पॉइंट था, जिसके लिए मेमोरी टेक्निक मैंने दिया। ठीक, वो याद हो गया आपको। उसके बाद एक था कि एक्सप्लेन करने वाला साइंस है या आर्ट्स है, तो वो एक्सप्लेन कर दिया। अब चौथा जो क्वेश्चन है वो भी एक्सप्लेन करने वाला ही है। उसमें भी समझिए कि पॉइंट नहीं है, लेकिन अगर आपको याद नहीं होगा फिर भी मैं अभी याद करवा दूंगा उसको। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कौन कौन होते हैं। यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कौन कौन होते हैं, यानी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हम बनाते हैं उसका यूज़र कौन कौन होता है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि अभी आप एक बड़े लीग में आ चुके हैं। छोटे मोटे सोचना नहीं रखिएगा, आप बड़ा सोच रखिए। यानी आप अभी भी जब भी ट्रांजेक्शन के बारे में सोचिए तो आप बड़े ट्रांजेक्शन के बारे में सोचिए, यानी रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में सोचिए। तो एक बात बताइए, जो रिलायंस इंडस्ट्री का कंपनी है उसके अंदर वो जो रिलायंस इंडस्ट्री का कंपनी है, वो जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाता होगा उसका इस्तेमाल कौन कौन कर सकता है, उसका इस्तेमाल कौन कौन कर सकता है। तो सबसे पहले एक बात बताइए, रिलायंस कंपनी के अंदर में कौन लोग रहते हैं। एक तो अंदर में रहता है उसका मालिक मुकेश अंबानी, उसके बाद अंदर में कौन रहता है, उसका एम्प्लॉयज़ जो काम करता है बैठ करके। उसके बाद उसके अंदर में कौन रहता है, मैनेजर्स जो मैनेजमेंट करते हैं, जो संभालते हैं कंपनी को। तो 3 आदमी रहता है अंदर में। तो यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन 2 तरीके से बांटा गया है, एक इंटरनल आदमी के लिए, यानी इंटरनल आदमी भी यूज़ करता है उसको, और एक्सटर्नल आदमी भी यूज़ करता है।
तो इंटरनल आदमी कौन कौन हो गया, एक तो ओनर हो गया मुकेश अंबानी, दूसरा कौन हो गया मैनेजमेंट मैनेजर जो मैनेज करता है, और तीसरा कौन हो गया एम्प्लॉय जो काम करता है बैठ के। अब एक्सटर्नल कौन कौन आदमी होगा जो उसका इंफॉर्मेशन यूज़ करेगा, बैंक होता है, इन्वेस्टर होता है, रिसर्चर होता है, गवर्नमेंट होता है, और कंज्यूमर होता है, और पब्लिक होता है। अब मान लीजिए आप देखिए लॉजिकली अगर आप देखा जाए तो जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बनता है यानी बैलेंस शीट जो बनता है वो बाहर का कौन सा आदमी देखता है, तो बैंक देखता है। अगर कोई कंपनी बैंक से लोन लेने जाएगी तो बैंक उसका बैलेंस शीट देखेगा ना, तो बैलेंस शीट को तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कहते हैं। इन्वेस्टर जो पैसा लगाता है वो भी तो बैलेंस शीट देखेगा। जो रिसर्चर होगा, अगर कुछ किसी को रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में रिसर्च करना है तो वो भी तो उसका फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देखेगा। और गवर्नमेंट तो देखेगा ही, क्यों देखेगा, क्योंकि उसको टैक्स लेना है। उसके बाद कंज्यूमर, अगर मान लीजिए हम रिलायंस से कोई सामान खरीदना चाह रहे हैं, अगर अच्छे जगह से सामान खरीद करके लाएगा तभी तो हम उसका सामान खरीदेंगे, तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन उसका हम देखेंगे। और जो जनरली पब्लिक होती है उसके लिए तो पब्लिक डॉक्यूमेंट इशू करना पड़ता है, जो भी पब्लिक कंपनी होती है उसको, ठीक है ना, तो पब्लिक देखती है। अगर आपको ये याद नहीं हो रहा है एक्सटर्नल, अगर लॉजिकली समझ में नहीं आ रहा है, रिसर्चर से अगर ये लॉजिकल समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मेमोरी टेक्निक अभी दे रहा हूं मैं। इसका मेमोरी टेक्निक हो गया बिग पीसीआर। बिग पीसीआर, बिग पीसीआर। बी से हो गया बैंक, आई से हो गया इन्वेस्टर, जी से हो गया गवर्नमेंट, पी से हो गया आपका पब्लिक, सी से हो गया कंज्यूमर, और आर से हो गया रिसर्चर। बिग पीसीआर, ठीक है। जो अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है वो है डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में अंतर क्या होता है। देखो एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि आप डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग बता दीजिए, या फिर आपको ये भी पूछ सकता है कि ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप या ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज, कोई सा भी एक पॉइंट ले लेगा और बोलेगा इसके बेसिस पे आप डिफरेंस बता दीजिए। एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर का, या पूरा अगर पूछना होगा उसको 5 नंबर का, तो वो डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग डायरेक्ट पूछ लेगा, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना बड़ा ज़रूरी है कि कौन से बेसिस पे क्या डिफरेंस है, यानी स्कोप के बेसिस पे क्या डिफरेंसेस हैं, परफॉर्मेंस के बेसिस पे क्या डिफरेंसेस है, स्टेज के बेसिस पे क्या डिफरेंसेस हैं, नेचर के बेसिस पे, स्पेशल स्किल के बेसिस पे, ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना पड़ेगा ना कि एक्चुअली बेसिस कौन कौन सा है। तो स्कोप, परफॉर्मेंस, स्टेज, नेचर, स्पेशल स्किल और ऑब्जेक्टिव, ये बेसिस है। तो सबसे पहले तो ये याद रखना पड़ेगा। तो इसके लिए एक आपको मेमोरी टेक्निक या निमोनिक्स में दे रहा हूँ, तो वो निमोनिक्स आप याद रखिएगा। रांझना फिल्म आपने देखा होगा, रांझना फिल्म देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आज का होमवर्क है, रांझना फिल्म जाकर के देख लीजिएगा। उस रांझना फिल्म में क्या होता है, हीरो जो रहता है वो मंदिर के छत पे खड़ा होकर के और हीरोइन का डांस परफॉर्मेंस देख रहा होता है ना। तो हीरो क्या करता है, स्कोप से परफॉर्मेंस देखता है स्टेज पे जो हीरोइन कर रही होती है डांस, स्कोप से परफॉर्मेंस देखती है। और लड़का का, हीरो का नेचर तो अच्छा होता है, उसका नेचर तो अच्छा होता है, लेकिन उसके पास कोई स्पेशल स्किल नहीं होता है, इसलिए वो अपना ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं कर पाता है। यानी कौन सा ऑब्जेक्टिव, शादी करने का ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। तो हीरो जो है स्कोप से परफॉर्मेंस देख रहा था स्टेज पर, उसका नेचर अच्छा था, पर स्पेशल स्किल ना होने के वजह से उसका ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो पाया, ठीक है। तो ये आपका हो गया डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग का बेसिस। अब स्कोप के बेसिस पे पूछेगा तो आराम से आप, जो मैं पहले कैरेक्टरिस्टिक वाला प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग वाला मैंने मेमोरी टेक्निक याद करवाया था आपको मेमोरी टेक्निक से, कि आई एम रिकॉर्डिंग क्लास इन समर इन AC, IMRCSAC, ये पूरा का पूरा किस में आ जाएगा, अकाउंटिंग में आ जाएगा। और इसका चूँकि स्कोप छोटा भी होता है और बड़ा भी होता है, तो बुक कीपिंग का स्कोप छोटा होता है,
तो बुक कीपिंग में स्कोप के अंदर में सिर्फ 4 पॉइंट लिखने हैं, IMRC, और अकाउंटिंग वाले में पूरा पॉइंट लिखना है। फिर आ गया परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस कौन परफॉर्म करता है, बुक कीपिंग कौन करता है, तो बुक कीपिंग करता है जूनियर स्टाफ और अकाउंटिंग करता है सीनियर स्टाफ। यानी बुक कीपिंग बेसिकली क्या होता है, डेली डेली का जो खाता वही हम मेंटेन करते हैं, कॉपी पे रफ पेज जो बनाते हैं, सारा कुछ जो भी हमारे बिजनेस में हुआ है, जो भी हुआ है, कोई आया कोई गया, किसको कितना पैसा दिया, कौन सा सामान खरीद करके ले गया, वो सारा बुक जो हम रिकॉर्ड करते हैं, जो हम कॉपी में रफ पेज पे लिखते हैं, उसको बुक कीपिंग कहते हैं। और जब उसी रफ कॉपी से हम फेयर कॉपी बनाते हैं, यानी उसमें से रिकॉर्ड में से चुन करके लिखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद मेजरिंग करते हैं, समराइज़ करते हैं, और उसके बाद उसको एनालाइज करके कम्युनिकेट करते हैं, तो उसको हम अकाउंटिंग कहते हैं। तो परफॉर्म बुक कीपिंग कौन करता है, तो जूनियर स्टाफ परफॉर्म करता है। और जो अकाउंटिंग परफॉर्म कौन करता है, तो वो सीनियर स्टाफ करता है या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करते हैं। उसके बाद स्टेज क्या होता है, तो कौन से स्टेज पे होता है बुक कीपिंग, प्राइमरी स्टेज पे होगा ना, और वो कौन सा स्टेज होगा, सेकेंडरी स्टेज या फाइनल स्टेज पे होगा। फिर अगला आ गया नेचर। तो नेचर तो सिंपल सी बात है कि रूटीन नेचर का होता है, बुक कीपिंग डेली करना पड़ता है, बुक कीपिंग डेली करना पड़ता है। और जो अकाउंटिंग होता है वो ईयर एंड पे या मंथ एंड पे या क्वार्टर एंड पे हम अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है स्पेशल स्किल की ज़रूरत है क्या बुक कीपिंग करने के लिए, तो नहीं भैया, 12th करने वाला भी, सिर्फ 12th 11th जिसने कर लिया है वो भी बुक कीपिंग कर सकता है, उसके लिए कोई स्पेशल स्किल की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो अकाउंटिंग अगर करना होगा आपको, तो स्पेशल स्किल की ज़रूरत पड़ती है, आपको अच्छे से हर तरीके के अकाउंट्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, तो इसलिए इसमें रिक्वायर्ड होता है। अब आ जाइए ऑब्जेक्टिव क्या है, तो बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव है, इसको रटना पड़ेगा। बुक कीपिंग के ऑब्जेक्टिव में एक जो वर्ड है वो टेक्निकल वर्ड है सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक, इसको रटना है, सिस्टमैटिक, ऑब्जेक्टिव सिस्टमैटिक। और अकाउंटिंग में 2 कीवर्ड है, नेट पोजीशन और ऑपरेशनल रिजल्ट, नेट पोजीशन और ऑपरेशनल रिजल्ट, तो इसको आपको रटना है, ठीक है। तो ये खत्म हो गया आपका डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड नेचर। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसमें इस क्लास में कोई सा भी अगर डाउट होगा तो आप मेल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में रिजॉल्व कर दूंगा, ठीक है। मेमोरी टेक्निक मैंने आपको लिखवाया है, उसको कॉपी पे लिख लीजिएगा और दीवार पे चिपका लीजिएगा, जहाँ सोते हैं उसके पास में दीवार पे चिपका लीजिएगा। रोज़ सुबह उठिएगा, उसको एक बार देखिएगा, वैसे दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी थोड़े थोड़े इंटरवल पे इस मेमोरी टेक्निक को देखते रहिएगा, ठीक है ना। तो चलिए, धन्यवाद।